नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्न विथ एडुफंडा। ये हमारा चैनल है। हमारे चैनल से जुड़िए, इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। हमारा जो चैनल है इस पे बहुत ज़्यादा डिटेल में हम वीडियोस नहीं बनाते हैं। हम बस एग्जाम ओरिएंटेड रख के ही इस कंटेंट डिलीवर करते हैं ताकि बच्चों को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिले और वो अपने एग्जाम को क्रैक कर पाएँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि प्रीवियस वीडियो में हमने हिमालय के बारे में पढ़ा था कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी, हिमालय में क्या कौन कौन सी श्रेणियां हैं, कौन कौन से जगह हैं, कहाँ कहाँ ये फैली हुई है। प्रीवियस वीडियो में हमने बृहद हिमालय के बारे में पढ़ा था और इस वाले वीडियो में उसके आगे का सेशन पढ़ेंगे। तो अगर जो आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से हमारे प्रीवियस वीडियो को देखिए। उसके बाद से ये वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगा। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो हॉट टॉपिक है वो लघु हिमालय है। लघु हिमालय, जिसको आप लोग जानते होंगे मध्य हिमालय के नाम से। मध्य हिमालय आपको पता होगा। मध्य हिमालय अगर जो नहीं जानते हैं तो इसके प्रीवियस वीडियो को देखिए, तब आपको फाइनल पता चलेगा। हिमालय की जो 4 रेंजेस थी कौन कौन से? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और वाह हिमालय। वाह हिमालय मतलब शिवालिक। तो ये हमारा जो लघु हिमालय है ये हमारा मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो ये देखिए ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। हिमालय पर्वत का वो भाग है जो महान हिमालय के दक्षिण समानांतर तक फैला हुआ है। यानी कि जो हमारा लघु हिमालय है वो हमारे बृहद हिमालय के साथ साथ पश्चिम से लेकर पूर्व तक फैला हुआ है। यह अचल मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, लघु हिमालय मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन वास्तव में यह मध्य हिमालय ही है। मध्य हिमालय जैसे कि आप लोग जानते होंगे, पहला है हमारा सबसे बड़ा बृहद हिमालय, बीच में लघु हिमालय, उसके बाद से शिवालिक। तो ये बीच वाला जो हिस्सा है इसी कारण इसका नाम मध्य हिमालय है। ठीक है। लघु हिमालय 80 से 100 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। 80 से 100 किलोमीटर की चौड़ाई में। और इसकी सबसे ज्यादा जो लंबाई है वो कहाँ पे पाई जाती है? हमारे इंडिया में पाई जाती है। ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई 1628 मीटर से लेकर 3000 मीटर है। यानी इससे पहले अगर जो आप लोगों ने देखा होगा प्रीवियस वीडियो, तो उसमें मैंने बताया था बृहद हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 6000 मीटर। यानी कि वो हमारे हिम जो रेखा है, हिम रेखा क्या होती है? अगर जो हिम रेखा के बारे में आप नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा यहाँ पे। हिम रेखा वो होती है जहां से बर्फ बनना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ग्लेशियर मिलना स्टार्ट हो जाती है। और वो जो हिम रेखा है उसकी लंबाई कितनी होती है? 4400 मीटर। उसके बाद से हिम ग्लेशियर पाए जाते हैं। ठीक है। तो इसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 4500 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट, शिवालिक। शिवालिक जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाह हिमालय को शिवालिक बोला जाता है। और एक चीज शिवालिक के बारे में आप जान लीजिए कि हमारा जो शिवालिक है वो जैसे जैसे पूर्व की ओर बढ़ा है वो लघु हिमालय में चिपकता गया है। चिपकता का सेंस क्या है कि मतलब वो खत्म हो गया, उसके बीच में सपाट घाटियां नहीं पाई जाती। लेकिन इसका एक अपवाद भी है। ये अरुणाचल प्रदेश में थोड़े थोड़े करके 4-5 पहाड़ जो हैं वो उभरे हुए हैं। कौन कौन से? आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, डफला, मिरी, अभोर, मिश्मी। ये एक सीरीज में है पश्चिम से पूर्व की तरफ से। ठीक है। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। शिवालिक श्रेणी को वाह हिमालय या उप हिमालय भी कहते हैं। यहाँ सबसे नई और कम ऊंचाई चोटी है। जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा शिवालिक है वो सबसे नवीन है और सबसे पुराना कौन सा है? बृहद हिमालय। क्योंकि ये इसका निर्माण काफी नया नया हुआ है, लगभग 5 से 1.5 मिलियन वर्ष पहले। पश्चिम बंगाल और भूटान के बीच यह विलुप्त है। पश्चिम बंगाल और भूटान के बीच में यह विलुप्त है। क्यों विलुप्त है? क्योंकि ये लघु हिमालय में क्या हुआ है? चिपक गया है। बाकी पूरे हिमालय के साथ समानांतर पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में मिरी, मिश्मी और अभोर पहाड़ियां शिवालिक का ही रूप है। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच दून घाटियां पाई जाती हैं। दून घाटियां जैसे कि आपको इसके पीछे वाले नाम से ही पता चल रहा होगा कि दून घाटियां यानी देहरादून, ठीक है, काटली दून, पाटली दून, ये सब कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ठीक है। और एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि जब बहुत सारे मैंने देखा है, मतलब नाम तो नहीं लूंगा, मैंने देखा है कि वो शिलांग पठार को, जो कि शिलांग पठार है उसको हिमालय से जोड़ के पढ़ाते हैं। ऐसा क्यों पढ़ाते हैं भाई? क्योंकि शिलांग पठार जो है वो
राजमहल पहाड़ियों का वो भाग है जो कि बीच में अवतलित हो गया है। तो आप नेक्स्ट टाइम आप गलती मत करिएगा, जो शिलांग है वो अलग है और शिवालिक जो है वो अलग है। अरुणाचल प्रदेश तक ही हिमालय है, ठीक है। आइए प्रादेशिक विभाजन। सर सिडनी बुराड ने हिमालय को 4 क्षैतिज प्रदेशों में बांटा था। मतलब कि सर सिडनी बुराड ने बताया था कि हिमालय को 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सी? कश्मीर हिमालय जो कि जम्मू कश्मीर से लेके कहां तक है? हिमाचल प्रदेश तक है। सिंधु नदी आपको पता होगा। सिंधु नदी कहां पे है? सिंधु नदी किसके बीच में बहती है? कमेंट में बताइएगा। सिंधु नदी सतलज नदी के बीच का भाग है। कुमाऊं हिमालय सतलज से काली नदी के बीच का भाग है कुमाऊं हिमालय मतलब इसी में जितने भी पर्यटन स्थल है वो कुमाऊं हिमालय में है। जैसे कि कौन कौन सी? वैष्णो देवी, सबसे पूजनीय वैष्णो देवी, ठीक है। नेपाल हिमालय, और एक चीज इंपॉर्टेंट नेपाल हिमालय के बारे में, विश्व की जितने भी 10 महान शिखर हैं, मतलब लगभग सबसे ऊंचे, वो हमारे नेपाल हिमालय में है। नेपाल हिमालय की वजह से ही जो हमारा मौसम है वो इतना सुहावना होता है, ठीक है। असम हिमालय तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक का भाग है। तीस्ता नदी जैसे आपको मालूम होगा, तीस्ता क्या है? ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है। इसको ब्रह्मपुत्र को और भी एक नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दिहंग नाम से, ठीक है। का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालय पर्वत विविध प्राकृतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारणों से महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इससे बहुत सारे औषधियां मिलती हैं, प्लस हमारे आर्मी का खर्चा कम होता है, और प्राकृतिक इस कारण से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर जो हिमालय नहीं होता तो जो हमारा उत्तर का विशाल जो मैदान है उस पे ये भूमि उतनी उपजाऊ नहीं हो पाती, और जितने फसल जो हमारे जैसे धान गेहूं इत्यादि जो उगाए जाते हैं वो उतने अच्छे से उग नहीं पाते हैं, ठीक है। आर्थिक का कारण ये है क्योंकि अगर जो हिमालय नहीं होता तो जो हमारा सेना है उसका खर्चा बढ़ जाता, हमारे जीडीपी का काफी हिस्सा सेना के खर्च में चला जाता। हिमालय पर्वत का महत्व न केवल इसके आसपास के देशों के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए है, क्योंकि हिमालय ध्रुवीय क्षेत्रों के बाद पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमाच्छादित क्षेत्र है जो विश्व के जलवायु को प्रभावित करता है। विश्व के जलवायु को प्रभावित करने का सेंस क्या है, यहाँ पे समझते हैं कि जो हमारा पृथ्वी है इस पे सिर्फ 3 भाग पानी है जो कि खारा पानी है, और 1 भाग जो है हमारा लैंड है, और उस 3% भाग में भी सिर्फ 2.5% सिर्फ 2.5% पीने लायक पानी है, जो कि उसमें से लगभग 1.5 से ज्यादा % कहाँ पे? यहाँ पे ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है, जिसपे हम लोग पानी पीते हो ना, आप लोग नल चलाते हो और पानी पी लेते हो ना, तो ये सिर्फ समझ लो कि जो आप जितने भी ये उत्तर भारत के मैदान में जो लोग हैं ना उन्हीं को इतना अच्छा पानी मिलता है, बाकी और कहीं मिलता नहीं है। तो पानी की कदर करो, सेव वाटर सेव लाइफ, ठीक है। तो आइए इसके आगे और बढ़ते हैं। इसके महत्व को निम्नवत वर्गीकृत किया जा सकता है। इसको डिवाइड किया जा सकता है बहुत सारे पार्ट्स में। आइए देखते हैं। प्राकृतिक महत्व, उत्तरी भारत का मैदान या सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान हिमालय से लाए जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है। जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित का मतलब कि जब पानी नदियां जब बहती हैं तो वो अपने साथ पहाड़ों को काटती रहती हैं, और वो तब तक काटती रहती हैं, तब तक गहरा करती हैं जब तक वो समुद्र के आधार तल को प्राप्त नहीं कर पाती। और एक चीज जान लीजिए, जितने भी हमारे ये हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं ये अपने एकदम प्रौढ़ावस्था पे हैं। प्रौढ़ावस्था का मतलब कि ये एकदम अपने चरम पे हैं, मतलब हिमालय को काटने के लिए एकदम तत्पर है। तो वहां से ये पहाड़ी चीजों को काट के, पहाड़ों को छोटे छोटे चीजों में काट के ये लेकर विशाल मैदान, मतलब कि जैसे कि नेपाल से आ गया तो उत्तर प्रदेश में, बिहार में, जैसे कि बिहार में आप लोगों ने जानते होंगे कि वहां पे बिहार की शोक नदी किसको वो कहा जाता है। ये क्वेश्चन है आपके लिए जो मैं चाहूंगा कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में एक आंसर दें, ठीक है। तो ये उत्तरी भारत के मैदान या सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान हिमालय से लाए जल निक्षेपों से निर्मित होता है, जो कि ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। हिमालय का सबसे बड़ा महत्व दक्षिणी एशिया के क्षेत्रों के लिए है, जहां की जलवायु के लिए यह एक महत्वपूर्ण नियंत्रक के रूप में कार्य करता है। हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखलाओं से साइबेरिया की शीतल हवाएं जानते हो कि ये चाइना वगैरह में चलती हैं। अगर जो ये हवाएं साइबेरिया की जो ठंडी हवाएं हैं वो हमारे और जो हिमालय नहीं होता और ये इंडिया में आ जाती, प्रवेश कर जाती, तो यहाँ पे भी बर्फ पड़ती। और जितने भी आप लोग उपजाऊ भूमि देख रहे हैं ना, जितने अच्छे फसल लगती है, अच्छे से देखने को मिलता है जितना नजारा, वो कुछ नहीं होता, ठीक है। तो भारतीय उपमहाद्वीप को जाड़ों में अधिक ठंडा होने से बचाती है। क्यों बचाती है भाई? ठंडा अगर जो अभी तो
जैसे कि 15 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस और 4 डिग्री सेल्सियस जाता है ठंडियों में टेम्परेचर, तो आपको लगता है कि बहुत कड़ाके की सर्दी हो गई। आप सोचिए अगर जो हमारा ये हिमालय नहीं होता, एवरेस्ट नहीं होता, तो वो समझिए कि वो माइनस में जाता, वो टेम्परेचर माइनस में जाता, और तब आप कैसे सर्वाइव करते हैं। चलिए ठीक है। यह पर्वत श्रेणियां मानसूनी पवनों के मार्ग में अवरोध उत्पादन करके इस क्षेत्र में पर्वतीय वर्षा कराती हैं, जिस पर इस क्षेत्र का पर्यावरण और अर्थव्यवस्था काफी हद तक निर्भर है। अब ये वर्षा कैसे कराती हैं, ये तो थोड़ा सा अलग टॉपिक हो गया जब हम लोग वेदर पढ़ेंगे, जो कि आने वाले इस टाइम में हम हमारा एक नया सेशन चलेगा वेदर के लिए, उसमें मैं आपको क्लियर करूंगा कि ये कैसे वर्षा कराती हैं ये पर्वतीय। तो अभी फिलहाल के लिए तो इतना ही जानिए कि मतलब ये हवाओं को रोक के वहां से ये वर्षा कराती है। हिमालय की वर्ष पर्यंत हिमाच्छादित श्रेणियां और इनके हिमनद सदाबहानी नदियों के स्रोत हैं, जिनसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश को महत्वपूर्ण जल संसाधन उपलब्ध होते हैं। और इसका क्या मतलब है हिमाच्छादित, हिमाच्छादित मतलब वही ग्लेशियर। तो जो नदियां हिमालय से निकलती हैं, बारिश की वजह से उसमें पानी तो होता ही है, लेकिन हर पूरे साल, पूरे वर्ष भर ये जो ग्लेशियर है वो पिघलता रहता है और उसका पानी इस नदियों को मिलता रहता है। तो ये नदियां हमेशा क्या होती हैं, हमेशा इसमें पानी भरा होता है। ठीक है। आर्थिक महत्व, वन संसाधनों के रूप में शीतोष्ण कटिबंधीय मुलायम लकड़ी वाली वनस्पति और शंक्वाकार वनों के स्रोत के रूप में जिसका काफी आर्थिक महत्व है। देखिए वन संसाधनों के रूप में जैसे कि आपका वो हो गया चीड़ का पेड़ हो गया, ये सब जितने भी पेड़ हैं ये काफी मुलायम होते हैं और ये काफी फर्नीचर काम के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। चारागाह के रूप में, चारागाह के रूप में क्या है, वहां पे जो समतल सपाट घाटियां पाई जाती हैं, वहां पे बहुत अच्छे अच्छी घासी के मैदान पाए जाते हैं, वहां पे लोग स्वास्थ्यवर्धक स्थल जिसको बोल सकते हो आप, जैसे कि आपका देहरादून हुआ, फूलों की घाटी हुई, ये सब चीजें मिलती हैं यहाँ पे। पर्यावरणीय महत्व, फूलों की घाटी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल जैव विविधता स्थल है। इसका मतलब कि जो हमारा फूलों की घाटियां जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में है। विश्व धरोहर मतलब कि वो जो स्थल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता भंडार के रूप में हिमालय पर्वत काफी महत्वपूर्ण है। कुछ जैव विविधता के प्रमुख क्षेत्र के रूप में फूलों की घाटियां तथा अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी हिमालय क्षेत्र है। ठीक है। जलवायु पर वैश्विक प्रभाव, हिमालय के हिमनदों को आज जलवायु परिवर्तन के प्रमुख संकेतक के रूप में भी देखा जा रहा है। और ये संकेतक के रूप में क्यों देखा जा रहा है भाई, क्योंकि आप देख रहे हो कि डे पर डे जो है हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है, जितने सारे इमिशंस निकल रहे हैं, कार्बन इमिशंस निकल रहे हैं, लोग एसी चला रहे हैं, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको आप बोलते हो, वो उससे ओजोन में छेद हो रहा है, बहुत आप लोगों ने सुना होगा। तो इससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। पिछले 20 सालों में 1 डिग्री का टेम्परेचर क्या हुआ है, इंक्रीजमेंट हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। और ये ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो होगा क्या, कभी आप लोगों ने सोचा है? ग्लेशियर्स अगर जो पिघल जाएंगे, जो हमारे पोलर्स पे हैं ग्लेशियर्स वो पिघल जाएंगे, तो क्या होगा, जो हमारा समुद्र है, जो ओशियन है, उसका लेवल बढ़ जाएगा। और उस लेवल बढ़ने की वजह से क्या होगा, आसपास के जितने भी ये टापू द्वीप जो दिख रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। ठीक है। तो सामरिक महत्व के बारे में समझते हैं क्या है। हिमालय क्षेत्र का दक्षिणी एशिया के लिए हमेशा से सामरिक महत्व रहा है, क्योंकि यह एक प्राकृतिक अवरोध है जो इसके उत्तर में सैन्य आक्रमणों को अल्प संभाव्य बनाता है। इसका क्या मतलब है, अगर जो सपोज करिए कि अभी तो पाकिस्तान और इंडिया में इतनी देखते हैं, इतनी लड़ाई, कभी ये सीज फायर, कभी वो सीज फायर, कभी कुछ तो कभी कुछ। जानते हो कि विश्व में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, चाइना की है। तो आए दिन वो किसी न किसी घुसपैठ को बढ़ावा देते हैं। लेकिन जो हिमालय है हमारा, इससे क्या फायदा हुआ है कि हमारे एक तरफ से एकदम अच्छा सा क्या बन गया है, सिक्योरिटी गार्ड के रूप में ये काम करता है। ठीक है। वर्तमान समय में कश्मीर तथा सियाचिन विवाद, देखो अब मैंने जो बोला था वही फिर से इसमें आ गया। वर्तमान समय में कश्मीर तथा सियाचिन विवाद इसी क्षेत्र में अवस्थित है। चीन द्वारा हिमालय के शिखरों से बनाई गई प्राकृतिक सीमा रेखा, मैकमोहन रेखा को मान्यता देने से इनकार करना भी इसी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक विवाद है, जो कि कभी चाइना इसको सॉल्व नहीं करता। क्यों नहीं सॉल्व करता, जब इस पे बात होती है तो बोलता है ठीक है ये तो बात की बात है, हम लोग इस पे बात नहीं करेंगे, बस ट्रेड जो है हमारा है वो कंटिन्यू होना चाहिए। ये वाली जो चीजें हैं, विवादित बातें हैं, उस पर चाइना कभी बात नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि जानता है कि वो अवैध कब्जा कर रहा है। ठीक है। हिमालय की उच्च भूमि ही कारण है कि नेपाल अपनी बफर स्टेट को सुरक्षित बनाए हुए है। क्यों बनाया हुआ है, क्योंकि हिमालय की वजह से वो दोनों ओर से क्या हुआ है, एकदम सिक्योर्ड है। और यही कारण है कि नेपाल बहुत गरीब देश होते हुए भी आज तक कभी ये गुलाम नहीं बना है। ठीक है।
फ्रेंड्स कैसा लगा ये हमारा वीडियो? अगर जो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये इस टॉपिक से हिमालय जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे लगभग सब एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वही मैं एक एमसीक्यूज तैयार कर रहा हूँ जिसमें सभी स्टेट लेवल के पीसीएस, यूपीएससी, सीएपीएफ, एनडीए, सीडीएस, एनटीपीसी जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं हिमालय से रिलेटेड, उसकी मैं एक प्रश्नोत्तरी तैयार कर रहा हूँ। वो मैं जल्दी लेकर आने वाला हूँ, तो हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।